हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो ये अपना इस चैनल पर पहली वीडियो है। इससे पहले 2-3 शॉर्ट में डाल चुका हूँ। तो उनसे मैंने आपको आगाह कर दिया था कि मैं इस चैनल पर जीके से रिलेटिव, हालांकि प्रेजेंट टाइम में सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए मैं क्लासेस डाल रहा हूँ। उसके बाद में जैसे समाज शास्त्र हो गया वो सेकंड ग्रेड के लिए डालूंगा। आपके पब्लिक एड हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, ये चीज़ें सेकंड ग्रेड के लिए डालूंगा। उसके अलावा जैसे कि हिस्ट्री रहेगी, जैसे उसमें जियोग्राफी रहेगी, जैसे पॉलिटी रहेगी, ये सारी की सारी सब्जेक्ट रहेंगी, वो सभी एग्जामों के लिए रहेंगी। तो बिना देरी किए आज अपना सब्जेक्ट कौन सा है? समाज शास्त्र। और समाज शास्त्र में हम एक टॉपिक, जो पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है, जल्दी बता देता हूँ आपको। समाज शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। टॉपिक कौन सा है? समाज शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो एक कोटेशन है, एक, कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप की दुआ, कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ की दुआ और पापा का भरोसा दोनों फक्र से सिर उठाकर कहें ये मेरा बेटा है। यानी कुछ ऐसा काम करो कि माँ बाप फक्र से कहें दूसरे के सामने कि ये मेरा बेटा है। ऐसा कुछ करो, और ऐसा करने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करके जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सी अपने सक्सेस हो, और सक्सेस होकर के माता पिता का नाम रोशन करो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक का नाम क्या है? समाज शास्त्र का अर्थ। एक तो अर्थ और एक परिभाषा और इसकी उत्पत्ति। अर्थ में देखिए, समाज का मतलब आप जानते ही हो। समाज शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, यानी समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वही क्या है? समाज शास्त्र। हालांकि अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग नाम दे रखे हैं, उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन ये जनरली, जैसे कि समाज का अध्ययन करने वाला एक कोई सब्जेक्ट है, उसको क्या बोलते हैं अपन? समाज शास्त्र बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है समाज शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। और समाज शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे समाज शास्त्र का जनक से। समाज शास्त्र के जनक कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है आपके क्लास का, समाज शास्त्र का जनक कौन है? तो समाज शास्त्र के जनक है ऑगस्ट कॉम्टे। कॉम्टे हैं वैसे, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, अगस्ट कॉम्टे। समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्ट कॉम्टे। इन्होंने 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी, पॉजिटिव फिलॉसफी। कौन सी बुक लिखी है? पॉजिटिव फिलॉसफी। और इस पॉजिटिव फिलॉसफी बुक में इन्होंने क्या, समाज शास्त्र के शब्द दिया। हालांकि ये जो समाज शास्त्र शब्द है, इससे पहले ये एक शब्द देना चाह रहे थे, सामाजिक भौतिकी। कौन सा शब्द देना चाह रहे थे? सामाजिक भौतिकी। लेकिन ये जो सामाजिक भौतिकी शब्द है, ये 1835 ईस्वी में, ये कब की बात है? 1838 की। और ये 1835 ईस्वी में अमेरिका के एक विद्वान थे, क्वेटलेट। अमेरिका के कौन से विद्वान थे? क्वेटलेट। और क्वेटलेट ने सामाजिक भौतिकी शब्द का उपयोग कर लिया था। इस वजह से फिर इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द नहीं दिया, दूसरा शब्द इन्होंने कौन सा दिया? समाज शास्त्र। ये अगस्ट काम्टे हैं, अगस्ट कॉम्टे। तो पहले यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाज शास्त्र का जनक अगस्ट काम्टे। समाज शास्त्र का विकास कब हुआ? 1838 में। कौन सी पुस्तक से? पॉजिटिव फिलॉसफी। डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है, पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक किसकी है? तो अगस्ट काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा डिटेल में क्वेश्चन बनाए तो, समाज शास्त्र के लिए अगस्ट कॉम्टे पहले कौन सा शब्द उपयोग करना चाहते थे? तो पहले वो उपयोग करना चाहते थे सामाजिक भौतिकी। कौन सा शब्द उपयोग करना चाहते थे? सामाजिक भौतिकी। किंतु सामाजिक भौतिकी शब्द का पहले 1835 ईस्वी में उपयोग कर लेते हैं क्वेटलेट। इस वजह से फिर इन्होंने दूसरा नाम क्या दिया? समाज शास्त्र। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। समाज शास्त्र की, समाज शास्त्र शब्द की उत्पत्ति।
समाज शास्त्र 2 शब्दों से बना है। समाज शास्त्र कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से। एक तो है सोशियस और एक है लोगस। और ये जो सोशियस शब्द है वो कौन सी भाषा का है? लेटिन भाषा का। लोगस शब्द है वो ग्रीक या यूनानी भाषा का है। यानी समाज शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है और वो दोनों के दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं के हैं। दोनों शब्द कौन अलग अलग भाषाओं के? इनमें से आपको दोनों भाषाएं भी पूछी जा सकती हैं। इसमें से आपको एक एक भाषा शब्द भी उठा के पूछा जा सकता है। सोशिय शब्द की उत्पत्ति समाज शास्त्र में सोशिय शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो लेटिन भाषा से। लोगस शब्द अलग पूछा जा सकता है, तो ग्रीक या फिर यूनानी भाषा से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। और समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो समाज का ज्ञान या विज्ञान। समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है? समाज का ज्ञान या विज्ञान। समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है? समाज का ज्ञान या विज्ञान। 1 मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा सा उसमें बंद कर देता हूं। जिससे कि आपको ये हेडिंग के टाइप में लगे। ठीक है, देखिए समाज शास्त्र का अर्थ क्या माना जाता है? समाज शास्त्र का अर्थ क्या माना जाता है? समाज का ज्ञान या विज्ञान। समाज का ज्ञान या विज्ञान। दूसरा, ये जब 2 भाषाओं से मिलकर बना तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है जेएस मिल का। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 2nd ग्रेड की परीक्षा में 2 से 3 बार आ चुका है ये, और 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। समाज शास्त्र को 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा? तो ये कहने वाले हैं जेएस मिल। जब इन्होंने ये समाज शास्त्र का अर्थ देखा तो इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र है ना, वो 2 भाषाओं की। 2 भाषा कौन कौन सी? लेटिन और ग्रीक या यूनानी भाषा। इन 2 भाषाओं की अवैध संतान है। तो ऐसा कहने वाले कौन से विद्वान थे? जेएस मिल। जेएस मिल कहते हैं कि समाज शास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2-3 बार पूछा जा चुका है और वापस भी पूछा जा सकता है। और जो सितंबर 2025 में एग्जाम आ रहा है उसमें मेरे साइड से छपने वाला क्वेश्चन है। रॉबर्ट बी रिस्टीड। और रॉबर्ट बी रिस्टीड समाज शास्त्र की उत्पत्ति के संबंध में क्या कहते हैं कि समाज शास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है। यानी समाज शास्त्र है वो अतीत तो उसका बहुत लंबा है, किंतु इतिहास बहुत छोटा है। सीधे सीधे शब्द पूछे जाते हैं। ये कौन से विद्वान ने कहा था कि समाज शास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है? तो ऐसा कहने वाले कौन से हैं? रॉबर्ट वीर स्टीड। इससे मिलता जुलता कथन का है टीवी बॉटोमेयर ने। बॉटोमेयर ने थोड़ा सा शब्दों को चेंज कर दिया है, बाकी जो अर्थ मान सकते हैं आप, अर्थ वही है कि अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है। क्या वो कहता है? देखिए, हजारों वर्षों से लोगों ने समाज तथा समूहों का चिंतन अवलोकन किया है। चिंतन अवलोकन का मतलब है कि अध्ययन किया है। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विषय के रूप में 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। क्योंकि समाजशास्त्र का विकास कब हुआ है, यानी अध्ययन विषय के रूप में कब हुआ है? 1838 में। करने वाले कौन थे? अगस्ट काम्टे। तो समाजशास्त्र, क्या अगस्ट काम्टे से पहले समाज नहीं थे क्या? समाज तो उनसे पहले भी थे। तो अगस्ट काम्टे से पहले समाज तो थे, लेकिन उस समानों पर किसी ने भी इसके अध्ययन पर जोर नहीं दिया। अध्ययन पर जोर देने वाले कौन थे? अगस्ट काम्टे। तो इसलिए टीवी बॉटोमोर कहते हैं कि समाजशास्त्र का हजारों वर्षों से अध्ययन होते आ रहा है, समाज का, समूहों का, किंतु एक अध्ययन विषय के रूप में ये बहुत लेट प्रारंभ हुआ है और 1838 में प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है? 1838 में। ये तीनों कथन याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। नेक्स्ट, अगस्ट काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का विकास, यानी वो अर्थ बता दिया मैंने, उत्पत्ति बता दी, और उत्पत्ति के संबंध में जो कथन है वो कथन बता दिए मैंने आपको। कौन किस किस का कथन बताया है? जेएस मिल का बताया है। जेएस मिल 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान मानते हैं। और रॉबर्ट वीर स्टीड कहते हैं कि इसका अतीत बहुत लंबा है किंतु इतिहास बहुत छोटा है।
उसके बाद में टीवी बॉटोमोर, और टीवी बॉटोमोर कहते हैं कि हजारों वर्षों से लोग समाज का, समूहों का अध्ययन अवलोकन करते आ रहे हैं, किंतु फिर भी समाजशास्त्र एक अध्ययन विषय के रूप में 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं। कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का विकास या मानव विकास। समाजशास्त्र में मानव समाज से ही संबंध रहता है, हालांकि ज़्यादातर चाहे तो कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का विकास पूछ ले, या मानव विकास पूछ ले, या मानव समाज का विकास पूछ ले, ये 3 प्रकार रहेंगे। 3 प्रकार कौन कौन से रहेंगे? थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविटी। आप तो ये याद रखो, थियो, मेटा और पॉजिटिव। थियो, मेटा और पॉजिटिव, क्योंकि ये हिंदी में इसके नाम बार बार चेंज होते रहते हैं, इसलिए जैसे ईश्वर परक है पहली का नाम, जो थियोलॉजिकल है उसका नाम क्या है हिंदी में? ईश्वर परक। इस ईश्वर परक को एक बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसमें धार्मिक अवस्था लिख दिया, तो कहीं ना कहीं इसके हिंदी नाम चेंज होते रहेंगे, लेकिन इंग्लिश नाम चेंज नहीं होगा। तो आपको इंग्लिश नाम याद रखनी है, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिविटीज स्टेज। हिंदी में इनका नाम है ईश्वर परक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक अवस्था। इसके एक एक अवस्था को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद में मैं थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ। देखिए, ये जो थियोलॉजिकल स्टेज है, इसमें मानते हैं जो जितनी भी घटना हो रही हैं समाज में, जितनी भी घटना हो रही हैं उनको डायरेक्ट जोड़ते हैं धर्म से। यानी जितनी भी घटना समाज में होंगी उनको कहीं ना कहीं किससे जोड़ेंगे? धर्म से जोड़ेंगे। यानी चाहे बरसात हो रही है या फिर हवा चल रही है, किसी के घर में कोई नुकसान हो गया, उसको कहीं ना कहीं किससे जोड़ देंगे? धर्म से। क्या उसने ये पाप कर दिया, इस वजह से ये काम हो गया। उसके बाद में आता है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल में थोड़ा थोड़ा इंसान चिंतन करने लग जाता है, तार्किकता से सोचने लग जाता है कि कहीं कोई नुकसान हो गया, तो जैसे कि मान लो किसी के घर के ऊपर से बिजली का तार निकल के जा रहा है, तो बिजली का तार उसके घर के ऊपर निकल गया, टूट के गिर गया, तो उसमें आग लग गई। अब जो थियोलॉजिकल स्टेज वाले हैं वो तो ये सोचेंगे कि इसने भगवान का कुछ ना कुछ अहित किया है, भगवान के बारे में कुछ ना कुछ गलत किया है, इसलिए भगवान का प्रकोप है ये। मेटाफिजिकल वाले ये सोचेंगे कि हो सकता है भगवान का भी हो। यानी मेटाफिजिकल वाले दोनों तरह से सोचेंगे। यानी मेटाफिजिकल वाले थोड़े थोड़े भगवान से हटते हैं और विज्ञान के साइड जाते हैं, कि हो सकता है कि भगवान की अभी कुछ हो सकता है, या फिर तार वैसे भी टूट सकता है, कोई तार में कमी आ गई हो, या कुछ हो सकता है। यानी थोड़ा बहुत तर्क देने लग जाता है। वो कौन सी होती है? मेटाफिजिकल। उसके बाद में आती है पॉजिटिव, यानी प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद तो सीधा सीधा ना तो धर्म से कोई मतलब मानता, ना किसी से। प्रत्यक्षवाद कहता है कि वो उसका अध्ययन करेगा, प्रत्यक्षवाद देखेगा, उसको अवलोकन करेगा और सीधा परिणाम बताएगा कि ये तार था, यहाँ से कमजोर हो गया था, इस वजह से ये टूट के इसके घर के ऊपर गिर गया। तो इस तरह से तीनों स्टेज होती हैं। तो हम एक एक स्टेज को पढ़ते हैं। पहली स्टेज कौन सी है? थियोलॉजिकल स्टेज, ईश्वर परक स्टेज या अवस्था। इस अवस्था में समाज या व्यक्ति का जीवन प्रत्येक घटना को ईश्वर अथवा धर्म के आधार पर व्याख्या करता है। जीवन में चाहे जैसी भी घटना घटित हो, उसको कई के आधार पर अध्ययन करेगा? धर्म के आधार पर या ईश्वर के आधार पर। ये जो थियोलॉजिकल अवस्था है या थियोलॉजिकल स्टेज है, इसमें व्यक्ति स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में, धर्म के अंदर रह के उसको सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, इसलिए इसमें व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है। यानी थियोलॉजिकल स्टेज में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। और इसका दूसरा नाम क्या है? धार्मिक दृष्टिकोण या धार्मिक अवस्था। दूसरी अवस्था है मेटाफिजिकल स्टेज या तात्विक स्टेज। धार्मिक अवस्था के प्रति संदेह उत्पन्न होने पर व्यक्ति भौतिक पदार्थों और तर्क से प्रभावित होना प्रारंभ कर देता है। इससे क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल स्टेज। यानी थोड़ा बहुत, जैसे धार्मिक अवस्था है, धार्मिक अवस्था से कोई घटना घटित हो गई, तो व्यक्ति के मन में थोड़ा सा ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है भगवान की वजह से हो, या फिर कुछ और भी बात हो सकती है। तो इस तरह से जब इंसान के माइंड में धार्मिक अवस्था को के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है और उसका माइंड कहीं धार्मिक अवस्था से हटके थोड़ा आगे बढ़ने लग जाता है, वही कौन सी स्टेज होती है? मेटाफिजिकल। उसके बाद में
पॉजिटिविटी स्टेज या प्रत्यक्षवाद, वैज्ञानिकतावाद। इस अवस्था में प्रत्येक घटना की व्याख्या विज्ञान व तर्क शक्ति के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? विज्ञान तथा तर्क शक्ति के आधार पर। सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, ढंग से देखेंगे, फिर उसका वैज्ञानिक आधार पर उसका विवरण देंगे। कौन सी अवस्था है? प्रत्यक्षवाद या थर्ड अवस्था, पॉजिटिव अवस्था आप इसको कह सकते हैं। इस अवस्था में तर्क शक्ति पूर्ण विकास हो जाता है, यानी जो तर्क शक्ति है उसका पूर्ण विकास हो जाता है। कौन सी अवस्था में? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस अवस्था में तर्क शक्ति का संपूर्ण विकास हो जाता है या पूर्ण विकास हो जाता है, तो वो कौन सी अवस्था है? पॉजिटिव अवस्था। कहीं ना कहीं अगर यहाँ से मान लो टफ क्वेश्चन बनाएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन बना के बता देता हूँ। क्वेश्चन बनाएगा टफ तो ऐसे बनाएगा कि तर्क शक्ति के विकास के आधार पर, तर्क शक्ति के विकास के आधार पर ऑगस्ट काम्टे की तीनों अवस्थाओं का क्रम बताइए। यानी सबसे ज्यादा कौन सी में होता है? तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव अवस्था में सबसे ज्यादा। उसके बाद में मेटाफिजिकल, और मेटाफिजिकल के बाद में आपके कौन सी है? ईश्वर परक, या फिर ईश्वर परक को बोल सकते हैं धार्मिक दृष्टिकोण, मेटाफिजिकल, थियोलॉजी। कौन सी बोल सकते हैं आपको? थियोलॉजी। यानी सबसे ज्यादा तर्क शक्ति का विकास कौन सी अवस्था में होता है? पॉजिटिव या थर्ड स्टेज में। दूसरी में उससे कम, और फर्स्ट में तर्क शक्ति का विकास होता ही नहीं, ना बिल्कुल ही नहीं होता तर्क शक्ति फर्स्ट अवस्था में। तो उसमें क्या है कि जितना भी व्यक्ति होता है वो सारे के सारे धर्म के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर मान लीजिए किसी को ये चीजें थोड़ी सी टफ लग रही हैं, समझ नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि आप ये 3 स्टेज याद कर लो। कौन सी स्टेज याद कर लो? ये 3 स्टेज, और ये 3 स्टेज ही पेपर में आ जाएंगे। इसमें एक एक शब्द याद करना है कि थियोलॉजिकल का मतलब है ईश्वर, धर्म। इसमें जो भी घटना होंगी धर्म से जोड़ेंगे। मेटाफिजिकल का मतलब आप संदेह याद करो, ना तो आप धर्म याद करो ना प्रत्यक्ष याद करो, संदेह याद करो कि धर्म के प्रति तो थोड़ा बहुत संदेह उत्पन्न हो जाता है और प्रत्यक्षवाद के साइड में थोड़ा बढ़ता है, यानी बीच की अवस्था है। बीच की अवस्था कौन सी है? मेटाफिजिकल। पॉजिटिव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सारी की सारी घटनाओं का प्रत्यक्षवाद के आधार पर अध्ययन करता है, प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। वो कौन सा है? प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक अवस्था। नेक्स्ट, प्रत्यक्षवाद के जनक भी माने जाते हैं ऑगस्ट काम्टे। इन्होंने अलग से एक अवस्था दी या फिर अलग से एक सिद्धांत दिया था ऑगस्ट काम्टे ने। वो सिद्धांत कौन सा था? प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद के बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार से। जनक है इसके ऑगस्ट काम्टे। प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है? ऑगस्ट काम्टे। इसे वैज्ञानिक अवस्था मानते हैं, जो मैंने ऊपर ही बता दिया है आपको। यानी ये जो प्रत्यक्षवाद है इसी का दूसरा नाम क्या है? वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक अवस्था। तो प्रत्यक्षवाद को कौन सी अवस्था मानते हैं? वैज्ञानिक अवस्था मानते हैं। इसे समाजशास्त्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। यानी जो प्रत्यक्षवाद है, इस प्रत्यक्षवाद से जो समाजशास्त्र है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। यानी समाज का अध्ययन करेंगे, किंतु अध्ययन किस आधार पर करेंगे? वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर अध्ययन करेंगे। वही कौन सी अवस्था है? यह कौन सा सिद्धांत है? प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात विज्ञानों की रानी कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक बार आ चुका है। ये एक सेकंड ग्रेड पेपर में पूछा गया है कि विज्ञानों की रानी किसे, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? तो अगस्ट काम्टे ने। किसने कहा है? अगस्ट काम्टे ने। समाजशास्त्र के विद्वानों को वैज्ञानिक पुजारी कहा है। समाजशास्त्र के जो वैज्ञानिक है, यानी समाजशास्त्र के जो विद्वान है, अध्ययन करते हैं समाज का, उन सबको अगस्ट काम्टे ने क्या नाम दिया है? वैज्ञानिक पुजारी। क्या नाम दिया है? वैज्ञानिक पुजारी। अगस्ट काम्टे ने विज्ञानों के पद सोपान में समाजशास्त्र को सबसे ऊपर और गणित को सबसे नीचे रखा है। ये थोड़ा मैं हालांकि अगले पेज पे पद सोपान का पूरा विवरण दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है? अगस्ट काम्टे हैं। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। यानी विज्ञानों के जो पद सोपान दिया है इन्होंने, उस पद सोपान में सबसे ऊपर रखा है समाजशास्त्र को, तो विज्ञानों की क्या कहा है? रानी कहा है। दूसरा, समाजशास्त्र के विद्वानों को इन्होंने क्या कहा है?
वैज्ञानिक पुजारी का है। नेक्स्ट, ये है अगस्त कामटे का वैज्ञानिक पद सोपान, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पता नहीं कितनी बार, 4-5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें क्रम बनवाते हैं, या तो इधर से क्रम बनवाएंगे और या फिर इधर से ऐसे क्रम बनवाएंगे। तो कैसे भी क्रम बनवाएं, आप क्रम बनाने के लिए रेडी रहना। क्रम बनाना है आपको और आपको याद करनी है ये सारी अवस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त कामटे के पद सोपान में कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट। कितने? 6। सबसे निम्न स्तर पर कौन सा माना है इसने? गणित। दूसरे पर खगोलिकी, तीसरा फिजिक्स, 4 नंबर केमिस्ट्री, 5 पर जीव विज्ञान और नंबर 6 पर समाज शास्त्र। हालांकि अगस्त कामटे ने गणित विज्ञान पढ़े नहीं है, नहीं तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेता तो इनको नहीं बताता। हम आर्ट वाले तो आते ही इसके डर से हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स गणित इनके डर से तो हम आर्ट लेते हैं, और ये कह रहा है कि समाज शास्त्र तो आसान है, ये तो सारी सब्जेक्ट है। तो देख लेना आप, जैसे आसान लगता है क्या लगता है, हालांकि इन्होंने देखा नहीं है गणित। तो देखिए गणित, हम तो भाई गणित के डर से आर्ट में आए हैं। आर्ट वाले तो जाते ही गणित के डर से हैं, गणित और साइंस के डर से ही आर्ट में जाते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये सारी जो साइंस वाली सब्जेक्ट हैं वो समाज शास्त्र से नीचे आती हैं। किसके अनुसार है ये? कॉम्टे के अनुसार है। कॉम्टे के अनुसार यानी सबसे ऊपर कौन सा है? समाज शास्त्र। नीचे कौन सा है? गणित। और ये जो समाज शास्त्र है इसमें इसको बोला है सामाजिक विज्ञान, और जो अन्य 5 सब्जेक्ट हैं इनको इन्होंने कहा है प्राकृतिक विज्ञान। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगस्त कामटे के पद सोपान में कौन सी प्राकृतिक विज्ञान है और कौन से सामाजिक विज्ञान है। हालांकि नाम से स्पष्ट हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत उनको पड़ेगी कामटे जी को, अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी बताओ? क्योंकि हम इनके डर से कहाँ आए हैं? आर्ट में, और आर्ट का सब्जेक्ट कौन सा है? समाज शास्त्र। जीव विज्ञान तो सीधा सीधा विज्ञान का सब्जेक्ट है, प्राकृतिक विज्ञान का। केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी है, जीव विज्ञान। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है। फिजिक्स भौतिक विज्ञान है। और खगोलिकी, और ये आपके कौन सी है? गणित। गणित को इन्होंने सारे के सारे सब्जेक्टों का क्या माना है? आधार माना है। ये थोड़ा सा आप याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ आधार, यानी सभी सब्जेक्टों का आधार किस सब्जेक्ट को माना है? अगस्त कामटे ने वैज्ञानों के पद सोपान में सबसे निम्न पर किसको माना है? गणित को। गणित बाकी सब्जेक्टों का क्या है? आधार है। देखिए ये कोटेशन पूछा जाता है, यहाँ से 2 कोटेशन बनेंगे और मैं आपसे दोनों कोटेशन डिस्कस करूंगा। विषयों की जटिलता और निर्भरता में वृद्धि होती है। अब मैं कोटेशन बोल रहा हूं, वो कोटेशन आपको इस जगह पे सेट करना है। देखिए, अगस्त कामटे के पद सोपान में नीचे से ऊपर जाने पर विषयों की जटिलता में वृद्धि होती है। कथन सही है या गलत है? सही है। ये तीर आपको समझ तो आ रहा है ना? ये तीर आपको समझ तो आ रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो विषयों की जटिलता में क्या होगी? वृद्धि होगी। और निर्भरता में भी क्या आएगी? वृद्धि। यानी ये जो गणित है ये सारी सब्जेक्टों का आधार है। गणित सारी सब्जेक्टों का क्या है? आधार। वो किसी पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र विषय है। किंतु खगोलिकी गणित पर आधारित है। फिजिक्स भी गणित और कहीं ना कहीं खगोलिकी दोनों पर आधारित है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत फिजिक्स का भी चाहे कमी आए लेकिन थोड़ा बहुत निर्भरता आती है। खगोलिकी पर आधारित भी रहती है, गणित पर भी आधारित रहती है, जीव विज्ञान भी इन पर आधारित रहती है। अब आप कहोगे जीव विज्ञान कैसे आधारित रहती है? तो जीव विज्ञान में जब देखो आप तंत्र का तंत्र पढ़ती हैं तो मनुष्य की हड्डी वगैरह की गणना करती हैं, तो वो गणित आ गया। जब तुम जीव विज्ञान में पाचन वगैरह की क्रिया पढ़ते हैं तो जब वो उसमें आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो सॉरी रसायन वगैरह पढ़ते हैं, तो वो रसायन विज्ञान आ गया, केमिस्ट्री आ गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो इनमें निर्भरता और जटिलता दोनों में वृद्धि होगी। दोनों दो शब्द याद रखने हैं आपको, जटिलता याद रखना है, निर्भरता याद रखना है। जैसे ही पद सोपान में नीचे से ऊपर जाएंगे तो जटिलता और निर्भरता में क्या होगी? वृद्धि होगी। और ऊपर से नीचे आएंगे तो जटिलता और निर्भरता में कमी आएगी।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको याद रह जाएंगी। तीसरा कथन है, अगस्त काम्टे के पद सोपान में समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, अन्य सभी प्राकृतिक विज्ञान है। कथन सही है या गलत है बताओ? सही है। समाजशास्त्र अकेला सामाजिक विज्ञान है, बाकी के क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है 5। तो उम्मीद करता हूँ ये पद सोपान आपको ढंग से समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो आपका 1 नंबर मान लो पक्का हो गया, क्योंकि लगभग 99% ये पेपर में आ ही जाता है, हर पेपर में आता है। चलिए नेक्स्ट, कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद की विशेषता। ये विशेषताएं आपको अच्छे से याद रखनी है। विशेषताएं क्वेश्चन में आती हैं और किस तरह से आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में आएंगे कौन सी अगस्त काम्टे के प्रत्यक्षवाद की विशेषता है अथवा नहीं, इस तरह से पेपर में आएंगे। और ये जो समाजशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति हम पढ़ रहे हैं, ये आज हम अर्थ एवं प्रकृति को कंप्लीट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद हम कल जब वीडियो डालेंगे तो अर्थ एवं प्रकृति के अपन क्वेश्चन लगा लेंगे, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू दोनों लगा लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनेंगे नए क्वेश्चन उनको भी लगाएंगे। तो क्लियर हो जाएगा आपके, फिर कोई टेंशन रहेगी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट, कॉम्टे की प्रत्यक्षवाद की विशेषता कौन कौन सी है? किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ये याद रखने वाली विशेषता नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर से ही बताते आ रहा हूं कि प्रत्यक्षवाद ही क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो किसी भी घटना का, परिस्थिति का अध्ययन किस आधार पर? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम अध्ययन करेंगे, तो वो कौन सी अवस्था होगी? प्रत्यक्षवाद। वही विषय वस्तु सत्य है जो इंद्रियों से जाना जा सकता है, यानी जो सामने है वही सत्य है, ऐसा कौन मानते हैं? प्रत्यक्षवाद में। यह दृष्टिकोण मूल्य अथवा भावनाओं के स्थान पर तथ्यों को अधिक महत्व देता है। जो प्रत्यक्षवाद है वो भावनाओं को महत्व नहीं देता, संवेगों को महत्व नहीं देता, मूल्यों को महत्व नहीं देता। किसको महत्व देता है? तथ्यों को। किसको महत्व देता है? तथ्यों को महत्व देता है। क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है को अधिक महत्व देता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अलग भी पूछा जा चुका है एक बार। समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या है का अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है, क्या परिवर्तन होने चाहिए उसका अध्ययन किया जाता है, इनमें से सभी। तो समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है क्या है का। समाजशास्त्र को इसलिए हम कहीं ना कहीं विज्ञान की श्रेणी में रखेंगे आगे जाके विद्वान, जब विज्ञान समाजशास्त्र की प्रकृति पढ़ेंगे तब हम इसको और पढ़ेंगे वापस। तो समाजशास्त्र को कहीं ना कहीं, समाजशास्त्र क्या का अध्ययन करता है, यानी वर्तमान में क्या हो रहा है। समाजशास्त्र ना तो भविष्य का अध्ययन करता है कि भविष्य में क्या होना चाहिए, इस चीज का समाजशास्त्र अध्ययन नहीं करता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है क्या है, तो मैं अलग कलर से भी कर देता हूं और आपको ये 101% याद रखना ही रखना है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? क्या है का अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता, क्या है का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? क्या है का अध्ययन करता है। नेक्स्ट अपना है ये समाजशास्त्र के क्षेत्र, और इन समाजशास्त्र के क्षेत्र को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ये समाजशास्त्र की उत्पत्ति को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगली वीडियो में हम क्वेश्चन लगाएंगे, और क्वेश्चनों के बाद में हम वापस से सारी चीज़ें पढ़ेंगे और 2 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे कल वाली वीडियो में। उसके बाद में नया कौन सी वीडियो डालेंगे हम? समाजशास्त्र का क्षेत्र। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और तैयारी वो जो सफलता दिलाए, और ये अपना कोटेशन है, ऐसी तैयारी करनी है जो अपन को क्या दिलाए? सफलता दिलाए। ऐसी नहीं करनी है, अपन को इतना नहीं पढ़ना है कि उसमें खो जाए हम। उसके बाद में भी आप चैनल से जुड़ना और जुड़े रहना। जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो मैं आपको 4 से 5 घंटे के अंदर आपके जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे दर्शन हो गया, ये समाजशास्त्र हो गया, और आपके पब्लिक एड हो गया, पब्लिक एड के बाद में शिक्षण विधि हो गई, ये 4 सब्जेक्ट हैं, और 4 सब्जेक्ट 80 नंबर का मैटर है। मैं इनमें से शॉर्ट बना करके, शॉर्ट नोट्स बना करके, और आपको 2 से 3 घंटे में सारा का सारा कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए अपन व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार, जिससे कि शॉर्ट कंटेंट जल्दी से समझ आ जाए,
इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल से जुड़ जाओ। जुड़ना नहीं भूलें, क्योंकि फिर आपको अगली वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मैं अगली वीडियो जैसी डालूं आपके पास पहुंचे वीडियो, और आप वीडियो को देख करके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।